मैं 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी। मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठवाया और बताया कि अरविंद जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। फिर दूसरी बार एक और स्टाफ आया, उसने भी मुझे यही बात बोली और मैं वहाँ बैठी हुई थी, आराम से ही बैठी हुई थी। इतने में विभव कुमार जो कि उनके पीएस थे, वो वहाँ पे धनधनाते हुए आते हैं। ही एंटर्ड फ्रॉम द डोर और वो चिल्लाने लगते हैं और गालियाँ दे रहे थे और उन्होंने मुझे बोला कि तेरी औकात क्या है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें मना कर दे, तेरे को तो हम सबक सिखाएंगे, नीच औरत, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे वो। और उस समय मैं बहुत सकपका गई और मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया। तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी ज़ोर से मारे। मैं सोफ़े पे बैठी थी, वो सामने खड़े थे और वो मारे ही जा रहे थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ। इतने में मैंने अपने आप को बचाने के लिए अपने पैर से उनको पुश करने की कोशिश करी। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है उस पे जाके टकराया। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मैं मदद मांगती रही और मैंने उन्हें इतनी बार बोला कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसके बावजूद वो आदमी नहीं माना। वो अकेला था कमरे में? जी, उस वक्त वो अकेले थे उस कमरे में। और जब इतना ज़्यादा मुझे वो पीट चुके थे, उसके बाद मैंने किसी तरीके से अपने आप को छुड़ाया और मैं वापस सोफ़े पे जाके बैठी और मैं बहुत एजिटेटेड थी। तो मैंने तुरंत 112 नंबर पे कॉल करी। मैंने पुलिस को क्राइम रिपोर्ट करा। जब मैं कॉल कर रही थी तो उसने मुझे देखा और उसने मुझे बोला कि मैं तुम कुछ कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और तुमको तो मार के गड़वा देंगे, हड्डी पसली एक कर देंगे। पर मैंने उसकी सुनी नहीं और मैंने कॉल कर दिया। जैसे ही उसने रियलाइज़ किया कि मैंने कॉल कर दिया है, वो तुरंत भागा भागा बाहर गया और सिक्योरिटी जो गेट पे खड़ी होती है उनको बुला के लेकर आया। जब सिक्योरिटी अंदर आई तो मैंने उन्हें बताया, मैं मतलब बहुत ज़्यादा एजिटेटेड थी और मैं उन्हें चीख चीख के बता रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने उन्हें बताया कि विभव ने कैसे लातों से, घूंसों से, थप्पड़ों से मेरी पिटाई करी है और यहीं बैठ के यहीं पे मेरी पिटाई हुई है। तो उन्होंने बोला, क्योंकि विभव ने मेरे सामने उनको बोला था कि इसको बाहर फेंको, तो मैं उनको बोलती रही। उन्होंने मेरे को समझाना शुरू करा कि नहीं आप बाहर निकलिए। मैंने उन्हें बताया कि मैंने 112 नंबर पे कॉल कर दी है, पुलिस को आने दो, ये क्राइम सीन है, यहाँ पे मेरे साथ इतनी बड़ा हादसा हुआ है, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैं फॉर्मर दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन हूँ, आप रुकिए, आप बस पुलिस को आने दीजिए, एक बार पुलिस आ जाए, मैं पुलिस आ जाएगी यहाँ पे, मैं फिर उसके बाद जाऊँगी। क्योंकि मेरे को ये डर था कि मैं यहाँ से चली गई तो ये टैम्पर कर देंगे पूरा जो भी एविडेंस है। तो इसलिए मैं उनसे बार बार आर्ग्यू कर रही थी। यह आर्ग्यूमेंट कम से कम 8 से 10 मिनट चला होगा और उसमें पूरा टाइम मैं देख रही थी विभव मुस्कुराते हुए वीडियो बना रहा था। जब एंड में मुझसे मैं बिल्कुल अपना आपा खो गई कि मैं, एक तो मेरे को इतनी बुरी तरीके से पीट दिया गया, ऊपर से वो वहाँ पे आकर मुझे ही बोल रहे हैं कि आप बाहर जाओ। विभव से कोई पूछ भी नहीं रहा कि भाई तुमने क्यों मारा, कैसे मारा, ऐसे कैसे हो गया। तब मैं अपना आपा खोया और मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकले, जो बाद में हमने देखा कि किस तरीके से वो एक बस 50 सेकंड्स की क्लिप डॉक्टर करके, एडिट करके, उसमें से भी काट पीट के उसको टीवी चैनल्स को दिया गया इनके द्वारा और वो चलाई गई। और बाद में जब पता चला तो पुलिस का मैंने मीडिया के द्वारा ही एक स्टेटमेंट सुना कि किस तरीके से ये जो वीडियो है इसका सोर्स पूरी तरीके से फॉर्मेट कर दिया गया है। अगर वो 10 मिनट की वीडियो जो मैं चीख चीख के बता रही हूँ कि मेरे को कहाँ मारा, कैसे मारा, मेरा हाल जो अगर देख ले कोई, तो वो बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी। तो एविडेंस के साथ भी टैम्पर करा गया। अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर सेइंग, 2 वीडियोस हैं। एक तो सीसीटीवी वीडियो है जिसमें पूरा सीक्वेंस है जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ थ्रू द सीएम्स रेजिडेंस, और दूसरा जो विभव जी ने खुद वीडियो बनाया है वो भी है
दो वीडियो सोर्सेज हैं अभी। जी बिल्कुल, 2 वीडियो सोर्सेज़ हैं और ये जो सेकंड वीडियो है मैं इसी का बता रही हूँ आपको कि वो वीडियो एक्चुअली पूरी वीडियो है, वो 8, 9, 10 मिनट की वीडियो है। तो जब वो आपको मार रहे थे वो वीडियो ले रहे थे? नहीं, हाँ। जब मैं वापस आके बैठी, तब ले रहे। जब मैं सोफे पे दोबारा आके बैठी और मैंने 112 नंबर कॉल करा, ये बाहर गया, ये सिक्योरिटी वालों को लेकर आया। जब सिक्योरिटी वाले वहाँ आए तब वो वीडियो लेना शुरू करा है। जब मुझे मार पिटाई कर रहे थे तो वो अकेला था कमरे में, तो वो वीडियो कैसे ले सकता है? तो जब ये मार पिटाई हो रही थी, यू वर ऑब्वियसली स्क्रीमिंग, कोई ऐसे साइलेंटली तो नहीं मार खा सकता। तो जब वो आपको मार रहे थे, एंड इट इज़ आई मीन अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव सेड, इट इज़ क्वाइट ग्रोस। ही, आपने कहा 7-8 बारी ही किक्ड यू ऑन द चेस्ट, स्टमक, पेल्विस, और आपके पीरियड्स चल रहे थे उस वक्त। ही ड्रैग्ड यू, योर शर्ट वॉज पुल्ड अप, एज पर दिस यू वर स्क्रीमिंग फॉर हेल्प। घर में और कोई नहीं था आपके मुताबिक? मुझे बताया गया था कि अरविंद केजरीवाल जी घर में हैं और वो मुझसे मिलने आने वाले हैं और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के हेल्प मांग रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। स्वाति जी, आप उनके घर कई बार जा चुके हैं, क्या हर बारी आप अपॉइंटमेंट लेके जाते थे? इस बारी शायद नहीं लेके गए, क्या उस वजह से नाराज़ थे? क्या हो सकता था उस दिन? मैं अपॉइंटमेंट लेके तो हार्डली कभी गई हूँ। जब जब मैं घर गई हूँ तब तो मैंने कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं लिया। हाँ, ज़रूर है कि अगर ऑफिस जाते हैं उनके, क्योंकि उनकी मीटिंग्स लगी हुई होती हैं और बहुत एक प्रोटोकॉल होता है, तो अगर सेक्रेटेरिएट जाते हैं तब एक बार ऑफिस पे के लिए ऑफिशियल टाइम लेके जाया जाता है। लेकिन जब घर जाते हैं तो मैं ऐसे ही जाती हूँ। ये कहते हैं कि मैं ट्रेसपास कर रही थी, मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैं ट्रेसपास कर रही थी तो फिर तो गेट पे ही रोक देते। फिर अंदर से अंदर तक मैं पहली बात कैसे चली गई, और दूसरी बात जो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास कोई जी अपॉइंटमेंट ही नहीं था, तो मैं तो हमेशा ऐसे ही गई हूँ। मुझे हल्का सा इल्म भी नहीं था कि अगर ऐसे में मतलब आज कुछ मेरे साथ होने वाला है, और अगर उनको लगता है कि अपॉइंटमेंट लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है तो उसी वक्त वहीं पे मेरे को बोल देते कि भाई बाहर चले जाओ, मैं बाहर चली जाती। मतलब आप अपॉइंटमेंट लेके नहीं आएगा कोई सो कॉल्ड तो आप उसको पीट दोगे, और वो भी उस इंसान को जो आज तक कभी आपके घर में अपॉइंटमेंट लेके आया ही नहीं। मैं तो 20 साल से जानती हूँ, वो हमारे घर आते हैं, हम उनके घर जाते हैं, तो ये तो बहुत अजीब बात है। तो व्हाट डू यू थिंक कि जब आप यू वर आस्किंग फॉर हेल्प, आप मदद मांग रहे थे कि आपको पीटा जा रहा था, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि सीएम के घर में कोई नहीं हो और ऐसी पिटाई हो रही हो किसी की और कोई बाहर ही ना निकले कमरे से? जी वही अजीब बात है, और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। सच तो ये है कि कोई मदद के लिए नहीं आया। पुलिस अब इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या हुआ, क्यों हुआ और किसके इंस्ट्रक्शंस पे मैं पीटी गई हूँ। ये सारी चीज़ों पे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही हूँ। तो इस वक्त अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, बिकॉज़ इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आप कह रही हैं किसी के इंस्ट्रक्शंस पर, यानी कि खुद ब खुद विभव में इतनी जुर्रत नहीं होगी कि वो खुद पीटे? इज़ दैट व्हाट यू आर सेइंग? मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि मेरे साथ बहुत बुरी तरीके से मार पिटाई हुई है। अब बहुत सारे सवाल उठते हैं। वो जो सवाल हैं कि कैसे पिटी, क्यों पिटी, विभव ने अकेले मारा, क्या किसी के इंस्ट्रक्शंस पे मारा, ये सारी चीज़ें अब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैं। दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही हूँ। हाँ, मैं ये भी है, लेकिन मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही, क्योंकि फैक्ट ये है कि मैं ड्राइंग रूम में थी, अरविंद जी घर पे थे और मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर कोई आया नहीं। ये भी फैक्ट है कि आज तक इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मेरे पास अरविंद जी का कोई कॉल नहीं आया और वो मुझसे अभी तक नहीं मिले। ये भी फैक्ट है कि इस पूरे प्रकरण में अरविंद जी उस आरोपी को पूरी तरीके से बचाते हुए दिख रहे हैं। वो उसको लेके लखनऊ घूम रहे हैं, वो उसके लिए प्रोटेस्ट पे सड़क पे उतरे। इतना तो उन्होंने मनीष जी जब अरेस्ट हुए थे उनके लिए भी नहीं करा। तो ये जो चल रहा है, और पूरी तरीके से पूरी पार्टी में हर इंसान को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि मेरा कैरेक्टर असैसिनेट करो, मेरे विक्टिम शेमिंग करो, मुझे मतलब बुरी तरीके से टॉर्चर करो। तो ये मुझे जो दिख रहा है
इसको लेकर मैं किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे रही, बट डेफिनेटली आई वांट द दिल्ली पुलिस टू इन्वेस्टिगेट द मैटर इन अ वेरी फ्री एंड फेयर मैनर, बिकॉज बहुत बड़े बड़े लोग हैं एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उसके बाद जो भी सच है उसको सामने आना चाहिए। क्या ऐसे हो सकता है कि ये वो घर इतना बड़ा है कि आप ड्राइंग रूम में आपको मारा जा रहा है और बाकी जो कमरे हैं अगर कोई उन कमरों में है तो उनको सुनाई नहीं दे रहा, ऐसे हो सकता है? क्योंकि आप जानती हैं, आप गई हुई हैं उस घर में। तो उस घर में जब मैं गई थी तो पहले मैं डाइनिंग रूम के बाहर गेट तक गई थी। डाइनिंग रूम का गेट हमेशा खुला रहता है, तो मैं वहीं पे थी। ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम बिल्कुल आसपास है, तो जो वो गेट खुला हुआ था और मैं उस कमरे में ड्राइंग रूम में पिट रही थी। तो अब ये दिल्ली पुलिस बताएगी कि मैं जब इतनी ज़ोर से चीख चिल्ला रही थी तो वहाँ पे जो लोग थे वो क्यों नहीं आए या उन तक आवाज़ नहीं गई। मतलब बहुत अजीब बात है। और एक बात बताइए कि अगर आवाज़ नहीं गई तो जब मुझे पुलिस से बाहर निकाला जा रहा है, आई एम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आई एम द फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ द दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, एंड ऑन टॉप ऑफ इट मैं 2006 से इन लोगों के साथ काम कर रही हूँ। तो अगर मुझे बाहर निकाला जा रहा है तो तब तो कोई आता, तो तब भी कोई नहीं आया। हाउ लॉन्ग हैव यू नोन विभव जी? आई नो हिम सिंस 2006 ओनली। सिंस 2006? Yeah. क्या वो बहुत करीबी रिश्ता है उनका अरविंद जी के साथ? हाँ, स्टार्टिंग में नहीं था, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी के सबसे बड़े राजदार और सबसे करीबी आदमी इस वक्त विभव कुमार हैं। वो कोई मामूली पीए नहीं है। अगर आप उनका घर देखें तो उनका घर इतना आलीशान उनको घर दिया गया है, इतना तो किसी मंत्री को भी दिल्ली में नहीं घर मिला हुआ है। तो वो एक बहुत रसूखदार और बहुत पावरफुल आदमी है इस वक्त इस पूरी पार्टी में, और पूरी पार्टी उनसे डरती है और उनके ऊपर असॉल्ट का केस पहले भी हो रखा है। तो ये सब बातें हैं एंड डरती है? क्यों बिल्कुल। डरते हैं लोग? लोग डरते हैं। उनका जो मतलब ऐसा एक पूरी पार्टी में मैसेज है कि अगर विभव नाराज़ हो गया आपसे तो फिर आप ख़त्म हो पार्टी में। इस पार्टी में पहले भी वायलेंस के इंसिडेंट्स हो चुके हैं, रफ ट्रीटमेंट। कुछ लोग ओपनली कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि दबे पांव चलना पड़ता है अरविंद जी के आसपास। इज इट अ कल्चर ऑफ वायलेंस विच हैज़ बीन प्रमोटेड राइट फ्रॉम द टॉप? आप क्या मानेंगे? देखिए, एक बार प्रशांत भूषण जी और शांति भूषण जी को भी इसी तरीके से एक मॉब के द्वारा धक्के मार के निकलवाया गया था। हम सब ने देखा था कि अभी कुछ दिन पहले एक चीफ सेक्रेटरी को भी ड्राइंग रूम में ही पीटने का एक बहुत गंभीर आरोप लगा था। और तीसरा मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है। अभी तक मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, लेकिन जब मेरे साथ खुद हो गया है और मैं इतनी बुरी तरीके से पीटी गई हूँ तो अब मेरे पास अब क्या बोलने को बचा है। फैक्ट तो यही है कि मेरे को बहुत बुरी तरीके से मारा है, और अगर शायद इतना नहीं मारते तो मैं शायद वो कॉल क्यों करती। मतलब व्हाट इज़ माय मोटिव? आई एम गोइंग टू रन द वीडियो। आपको नहीं देखना हो तो आप ना देखें, पर अपने व्यूअर्स के लिए आई एम गोइंग टू रन इट। यू डोंट नीड टू लुक एट इट। उसमें जो वीडियो में जो दिखता है, इट इज़ नॉट वेरी क्लियर अबाउट द रूम। देयर इज़ अ शेकी वीडियो जो रिलीज़ हुआ है, अभी तक सोर्सेज नहीं पता, इट वाज लीक्ड टू द मीडिया। तो हम भी नहीं कह सकते ये किसने रिलीज़ किया, बट इट्स ऑब्वियस कि अगर सीएम के घर के अंदर का वीडियो है तो somebody close to the CM और close to the security personnel have released this video. अब इस वीडियो में जो हुआ है, आफ्टर दिस यू मेक अ कॉल टू द पुलिस। पहले आप कहते हैं सीएम और विभव ने पिटवाया। मैम फिर एक सेकंड जी। सो ये जो वीडियो है ये जब मैं पिट चुकी थी, मैंने 112 के ऊपर कॉल कर दी थी। उसके बाद जब विभव ने ये देखा कि ये 112 की कॉल हो गई है, उसके बाद वो भाग कर गया, सिक्योरिटी वालों को गेट से लेकर आया, और जैसे ही सिक्योरिटी वाले घुसे हैं उसके बाद इसने वीडियो बनानी शुरू करी है। पर मैम वो जो वीडियो है वो कम से कम 8 से 10 मिनट की वीडियो है, जिसमें मैं सिक्योरिटी वालों को चीख चिल्ला के बता रही हूँ वो कि नहीं मेरे release को हुआ। कैसे मारा गया है, मुझे कहाँ कहाँ मारा
मारा गया है, मुझे कैसे लातों घूसों से मारा गया है। मैं सिक्योरिटी वालों को बता रही हूँ कि 112 नंबर पे मैंने कॉल कर दी है और पुलिस को आने दीजिए, पुलिस एक बार आ जाएगी, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, बिकॉज अदरवाइज दे विल टैम्पर विद द एविडेंस। ये सारी चीज़ें मैं 8-10 मिनट तक पिटने के बाद चीख चीख के बोल रही हूँ, लेकिन सिक्योरिटी वाले, क्योंकि वो तो विभव ने उनको बोल दिया था कि इसको उठा के फेंक दो, तो वो तो सुन ही नहीं रहे थे मेरी बात। एंड में जब मैं बिल्कुल अपना आपा खो चुकी थी, मुझे दिख रहा था कि वो मुस्कुरा के वीडियो बना रहा है, फिर भी मैं अपना आपा खो चुकी थी, तब मैंने जब अपशब्द बोले तो बस वो जो पूरा एक छोटा सा पोर्शन है, बस उसको मीडिया में सिलेक्टिवली लीक किया गया। हाँ, दो चीज़ें, एक तो आपका अपशब्द और दूसरा आपका जो आपने पुलिस को बताया। जो अपशब्द वाली बात है, दो वीडियोज़ हैं, एक तो अपशब्द वाली और दूसरा जो आप चल के जा रही हैं, Right. विच विल ऑल्सो प्ले। आप नहीं देखना चाहें तो ठीक है। जो आप चल के जा रही हैं उसमें जो आम आदमी पार्टी के कुछ लोग हैं, वो उन्होंने प्रेस को बताया कि वो तो शी इज़ वॉकिंग आउट नॉर्मली, वो ना तो उनके कपड़े फटे हुए हैं क्योंकि आपने कहा था आपका शर्ट ऊपर किया था, एंड शी इज़ नॉट लिम्पिंग क्योंकि आपने कहा था कि आप यू वर किक्ड, तो वो लिम्पिंग नहीं है। पर एक वुमन, देयर आर 2 women इन द वीडियो जो आपको एस्कॉर्ट करके बाहर लेके जाते हैं, एंड आप पॉइंट कर रही हैं टूवर्ड्स समबडी, एंड देयर आर 2-3 men who are standing around you and they are also just watching you. तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको इतनी बुरी तरह पीटा जाता, अगेन आई एम वेरी सॉरी, आई एम रेजिंग दीज इश्यूज बिकॉज जो वायलेंस विक्टिम्स होते हैं, इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग टू सी दोज विजुअल्स एंड टू री लिव दैट इंसिडेंट। सो आई एम extremely apologetic, मैं आपसे पूछ रही हूँ, but just so that this can be sorted out कि जब आप you have worked with several victims of violence, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या can somebody walk like this normally after being beaten so brutally? मैम, सबसे पहले मैं प्रीवियस क्वेश्चन पे एक क्लैरिफिकेशन और देना चाहूँगी। मैं जब अपशब्द बोल रही थी, वो ही पोर्शन उन्होंने कट करके रिलीज़ करा है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि विभव खुद ही बैठ के वीडियो बना रहे थे, तो वो पूरी की पूरी वीडियो कहाँ है? पुलिस ने मीडिया को ये इन्फॉर्मेशन दी है कि जो इनके फ़ोन हैं ये फॉर्मेट कर चुके हैं और वो वीडियो का अभी तक सोर्स भी पता नहीं चल रहा। तो सिर्फ मेरा ये सवाल है कि अगर जो इंसान सही है और सामने वाला कुछ गलत कर रहा है और तुम्हारे पास इतनी इम्पॉर्टेंट वीडियो भी है, तो तुम उसको ओरिजिनल पुलिस को क्यों नहीं दोगे अपने आप को बचाने के लिए? तो एक मेरा ये सवाल है। दूसरा, आपने जो मुझसे बोला, मैम, मैंने दिल्ली महिला आयोग में 1,70,000 से ज़्यादा केसेस में सुनवाई करवाई है। 60,000 सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स की हम लोगों ने काउंसलिंग करी है। 2 लाख कोर्ट केसेस से ज़्यादा में हमने हियरिंग्स करवाई हैं। जब कोर्ट में हियरिंग्स हो रही थी सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स की, तो हम वहाँ पे, हमारे लॉयर्स वहाँ पे खड़े थे, उनकी मदद कर रहे थे। अपने पूरे 9 साल के कार्यकाल में मैं हज़ारों सर्वाइवर्स से मिली हूँ और हर तरीके के सर्वाइवर से मिली हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल असॉल्ट, हम लोगों ने 2,500 से ज़्यादा तो रेस्क्यू ऑपरेशंस करे हैं, जिनमें से बहुत सारे ऑपरेशंस मैंने लीड करे हैं। और उन लड़कियों को सेक्स ट्रैफिकर्स के भी चुंगल से हम लोग निकाल के बाहर लेकर आए हैं। तो मेरा इतना काम है। पर मैं जब भी किसी भी सर्वाइवर से मिली, एक चीज़ हर सर्वाइवर के लिए कॉमन होती है, जब वो अपनी आवाज़ उठाती है तो उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। पूरा समाज उसकी तरफ देखकर उंगली उठाता है कि ज़रूर इसी ने कुछ गलत करा होगा। तो ये मेरी कहानी नहीं है, ये पूरे देश में हर लड़की जो अपनी आवाज़ उठा देती है उसकी कहानी है। मैं निर्भया की मम्मी से मिली थी और उन्होंने एक बात बोली थी जो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भुला सकती। उन्होंने मुझे ये बोला था कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ मेरी बेटी अब दुनिया में नहीं है, क्योंकि जो इस देश में न्याय पाने की ज़िल्लत है ना, कम से कम वो तो उसको नहीं देखनी पड़ रही। निर्भया से भी पूछा गया था कि तुम बस में क्यों गई, ऑटो में क्यों नहीं गई, रात में क्यों गई, दिन में क्यों नहीं गई, वो लड़का कौन था। तो इस तरीके की जो विक्टिम शेमिंग है, ये हर लड़की के साथ होती है, ये कोई नई बात नहीं है। अब जो उनके सवाल हैं, वो ये कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में तो देखो कैसे चल रही है, सीधी चल रही है, वो जो एडिटेड वीडियो है उसमें तो देखो आराम से बैठी है। तो मुझे एक बात बताइए, जब आपके साथ मार पिटाई होती है
तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? यू आर वेरी एजिटेटेड. Obviously there is pain, but there is agitation which takes you over. There is a very high adrenaline also running through your body. आपको अगर कोई गोली भी मार दे तब भी आप उठ के भागते हो, क्योंकि आपको अपने आप को बचाना भी है और आपको न्याय भी पाना है. तो ये कहना कि देखिए सीसीटीवी फुटेज में ये ऐसे चल रही है, पहली बात तो जहाँ तक दिल्ली पुलिस ने जो मीडिया में से बातचीत हुई है उसमें तो मीडिया में ये चल रहा है कि सीसीटीवी फुटेज तो अभी दिल्ली पुलिस के पास ही नहीं पहुँचे. तो क्या ये सीसीटीवी फुटेज बिल्कुल करेक्ट है? क्या ये डॉक्टर्ड है? एंड ऑन टॉप ऑफ इट मैं अभी चल रही हूँ और 4 दिन बाद मैं लिम्प कर रही हूँ. तो किसी को भी, जिसको भी चोट लगी होगी, उसको ये समझ आएगा कि जब चोट गरम गरम होती है उसमें इंसान दौड़ भी जाता है. अरे फ्रैक्चर भी हो जाता है तब भी इंसान दौड़ जाता है. और जब वो चोट सेटल करती है और जब आप एक्चुअली रियलाइज़ करते हो कि आपके साथ क्या हो गया, मतलब तब जाके वो दर्द उभर के आते हैं. तो ये कहना कि वो तेज़ चल रही थी फिर बाद में वो देखो लिम्प कर रही है, मुझे लगता है इससे बुरी विक्टिम शेमिंग क्या हो सकती है. दुख इस बात का है कि दिल्ली की महिला मंत्री ये कहती हैं कि देखो इसके तो कपड़े नहीं फटे, देखो इसके तो सर नहीं फूटा, तो बस अब इसी की कसर रह गई थी, वो भी करवा देते. एंड ऑन टॉप ऑफ इट मैंने कब एफआईआर में कह दिया कि मेरे कपड़े फट गए? मैंने कब एफआईआर में कहा कि मेरा सर फट गया जी, मैं खूनम खून हो गई? एग्जैक्टली जो मेरे साथ हुआ है वर्ड टू वर्ड बिल्कुल मैंने वही लिखा है. मैंने ना आगे लिखा ना पीछे लिखा. और मैं अगर गलत हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट मैं चाहती हूँ कि पुलिस करे, उससे सब क्लियर हो जाएगा. मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि पुलिस मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट कर ले, क्योंकि मैं इस आरोप के साथ कैसे ज़िंदा रहूँ जिस लड़की ने हमेशा और लड़कियों को हिम्मत दी लड़ने के लिए, आज उसी को तुमने पूरी दुनिया के सामने ऐसे दिखाया कि ये तो झूठे आरोप लगाती है. तो मैं इसके साथ कैसे ज़िंदा रहूँ? ये तो पूरे विमेंस मूवमेंट के कॉज के लिए बहुत बड़ा धक्का है. सो आई एम विलिंग टू डू एनीथिंग टू टेल दैट इट इज़ एक्चुअली द ट्रूथ. When you made the call to the police, तो उस वक्त 2-3 अलग-अलग बयान थे. सीएम और विभव ने पिटवाया, सीएम ने विभव से पिटवाया, विभव ने अकेले पीटा. हैव यू गिवन अ क्लीन चिट टू अरविंद केजरीवाल कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने, विभव ने अपने आप किया है? हु डिड व्हाट? देखिए, मैं किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे रही. सच्चाई तो ये है कि मेरे को अरविंद केजरीवाल जी के ड्राइंग रूम में बहुत बुरी तरीके से लातों और घूंसों और थप्पड़ों से मारा गया है. और ये बात एमएलसी में भी निकल कर आई है. एमएलसी, जस्ट फॉर व्यूअर्स, मेडिको लीगल केस. हाँ जी. तो इतनी मेरे को, मतलब 4 दिन बाद मेरी एमएलसी हुई, उसमें भी मेरी इंजरीज़ निकल कर आई हैं. तो ऐसी सिचुएशन में जब मुझे इतनी बुरी तरीके से पीटा जा रहा है और मैं चीख चिल्ला के मदद के लिए मांग कर रही हूँ और मैं ड्राइंग रूम में ही हूँ और घर में और भी लोग हैं और कोई मेरे को बचाने नहीं आया, तो मैं कैसे किसी को क्लीन चिट दे सकती हूँ? नंबर 1. नंबर 2, जब जैसे ही मैंने कंप्लेंट फाइल करी, पूरी की पूरी पार्टी को मेरे खिलाफ उतारा गया. बार बार मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करा गया, बार बार मेरा विक्टिम शेमिंग करी गई. एडिटेड वीडियोस जो अब कहते हैं जी सोर्स ही नहीं है, उनको मीडिया में लीक करा गया. सीसीटीवी फुटेज बता रहे हैं कि गायब करे गए. वो जो आरोपी है उसको दोबारा क्राइम सीन पे बुलाया गया और फिर वो टैम्पर करेगा एविडेंस और या नहीं करेगा. व्हाई यू सेइंग बुलाया गया? क्या वो खुद नहीं जा सकता था? वो कैसे जा सकता है अगर कोई उसको अंदर ना आने दे? तो ये सीएम हाउस की बात कर रहे हैं हम. एंड ये भी पता है कि 2 महीने पहले उसका ही इज़ नो लॉन्गर द पीएस. तो ऐसी थोड़ी ना, आप जाके देख लीजिए, कोई भी जाके देख लीजिए, क्या सीएम हाउस में कोई भी ऐसे ही घुस सकता है? भाई मैं भी अंदर तक, अगर ड्राइंग रूम तक गई तो मेरे को एंट्री दी तभी तो मैं अंदर गई, नहीं तो मुझे गेट पे ही रोक देते, मैं गेट से ही चली जाती. फिर आपके बयान अलग अलग क्यों थे कि सीएम ने पिटवाया? You know, the 3 things that you said, विभव, सीएम और विभव ने पिटवाया, विभव से पिटवाया गया, विभव ने अकेले पीटा. सो जो फर्स्ट 2
कॉल्स हैं। पहली बात तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जब 112 नंबर पे कॉल कर रही थी वो वहीं खड़ा था। मैं बहुत एजिटेशन और डर में थी कि मेरा फ़ोन खींचेगा और मुझे फिर पीटेगा। तो उसमें मैंने उस समय बहुत एजिटेशन में और बहुत डर में, एंड आई वाज ऑलरेडी इन पेन एंड ट्रॉमा, तो मैंने 2 बातें बोली हैं। मुझे नहीं पता कि वो 1 बोली है, 2 बोली है, मैं उसको लेके आई एम नॉट वेरी श्योर, And क्योंकि 2 मुझे calls? ऐसा लगा, वही मेरे को हाँ। लगता है, मेरे को ऐसा लगा कि शायद 1 कॉल मेरी लगी नहीं, मैंने इसलिए दोबारा बोला। बट उस समय मैंने यही बोलने की कोशिश की कि अरविंद जी ने विभव से मुझे पिटवाया, क्योंकि उस समय मुझे यही, उस वक्त आई फेल्ट दैट। Okay. बट एट द एंड ऑफ द डे टुडे आई हैव फाइल्ड अ प्रॉपर कंप्लेंट एंड उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। और मैं अब इस बारे में कि मेरे को किसने पिटवाया, क्यों पिटवाया, कब पिटवाया, मैं अब इसके बारे में बात नहीं करूँगी, बिकॉज देयर इज़ एन इन्वेस्टिगेशन दैट इज़ ऑन गोइंग एंड आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन इट। What was the delay? You know, आप अपने घर गए और उसके बाद, I mean, you've worked with so many victims, you know this, that sometimes immediately नहीं complaint होता, you feel alone or whatever the reason. It took a lot of persuasion for people to get you to come out and speak about it. What was that trigger कि आप बोले नहीं, and what was the trigger जब आप बोले? वो delay क्यों हुआ? जी, मैं अरविंद जी के घर से निकलकर जब पुलिस स्टेशन पहुंची, सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन, तो वहाँ पे एसएचओ के सामने मैं बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। मैं फूट फूट के रो रही थी और मैंने उन्हें सब बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। पर उसी वक्त एक तो जो पेन और ट्रॉमा है वो सिंक इन कर रहा था। उसी वक्त मेरे पास मीडिया के बहुत सारे कॉल्स आने लग गए। जैसे ही मैंने मीडिया के कॉल्स देखे, मैं घबरा गई, क्योंकि मुझे इस बात की डर लगा कि इलेक्शन का टाइम है एंड आई डोंट वांट टू पॉलिटिसाइज व्हाट हैपेंड टू मी। सो एट दैट मोमेंट आई डिसाइडेड दैट आई विल लीव। तो मैं घर गई। उसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता मेरे घर आए। मुझे बोला गया कि पार्टी इसके ऊपर एक्शन लेगी, सख्त से सख्त एक्शन लेगी, क्योंकि उन्होंने मेरी हालत देखी। They came inside your house? Yes, they did. कितने लोग आए थे? थे कुछ लोग। Okay. तो उस टाइम वो they had sympathy with you? दे हैड, बिकॉज अगर आप देखें तो संजय सिंह जी आए थे मेरे घर पे। उन्होंने मेरा हाल देखा। उन्होंने देखा कि जो लड़की एक फाइटर है हमेशा, आज वो एक विक्टिम बन गई। उन्होंने वो सब कुछ देखा। मैं रो रही थी, मैं पेन में थी और मैं बार बार सबको बता रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ। उन्होंने मेरा हाल देखकर वो अरविंद जी के घर पे भी गए। उन्होंने विभव से भी बातचीत करी, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। और उसके बाद सब कुछ देखकर अगले दिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, जिसमें उन्होंने ये बात मानी कि स्वाति इस देश में महिलाओं के लिए एक बहुत मुखर आवाज़ है और उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट हुई और इसीलिए अरविंद जी संज्ञान ले रहे हैं और अरविंद जी विभव के खिलाफ एक्शन लेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे देश ने देखी है। मुझे बोला गया कि आप कंप्लेंट मत कीजिए, हम एक्शन लेंगे। पर अगले ही दिन हमने देखा कि किस तरीके से विभव कुमार लखनऊ में इन लोगों के साथ दिखे। मैं जब उस दिन, जिस दिन मैंने कंप्लेंट करी, मैं जब उठी तो मेरे माइंड में सबसे पहले ये थॉट आया कि मैंने इतनी हज़ारों लड़कियों को, लाखों लड़कियों को, जब वो मेरे पास आती थीं और इतने घिनौने क्राइम्स के साथ मेरे पास आती थीं, मैंने उन्हें हमेशा हिम्मत बंधाई और मैंने उन्हें हमेशा ये बोला कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तुम लड़ो, और चाहे अकेले लड़ना पड़े तुम लड़ो। तो मुझे, जब मैं उठी तो मुझे एक इतनी ग्लानि की फीलिंग हुई कि मैंने इतनी महिलाओं को हिम्मत दी और उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ मेरे कहने पे लड़ी, और मैं क्यों नहीं कंप्लेंट फाइल कर रही। आई हैव टू फाइल अ फॉर्मल कंप्लेंट बिकॉज इट इज़ अ क्रिमिनल केस। ये कोई ऐसा केस नहीं है जिसको अ पार्टी कैन ब्रश इट ऑफ अंडर द कार्पेट। तो इसलिए मैंने उस दिन कंप्लेंट फाइल करी और मेरे अंदर ये थॉट बार बार आ रहा था कि जो आदमी इतनी हिम्मत दिखा सकता है कि वो सीएम के ड्राइंग रूम में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन को इतनी बुरी तरीके से पीट दे, तो वो एक आम महिला के साथ क्या करेगा। Those thoughts came into my mind and by then I had gathered enough strength
एंड मैंने ये डिसाइड किया कि मैं फ़ाइट करूँगी और मैं कंप्लेंट करूँगी। मुझे बोला गया था कि अगर तुमने ये कंप्लेंट फाइल कर दी तो पूरी पार्टी तुम्हें अकेला कर देगी। मुझे बोला गया था कि पूरी पार्टी तुमको बीजेपी का एजेंट बना देगी। मुझे बोला गया था कि कोई मेरे साथ नहीं खड़ा होगा। फिर भी मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, मेरे साथ ये लोग क्या करेंगे। मैंने सिर्फ ये सोचा कि जो चीज़ मैंने सारी महिलाओं को बोली है कि आप हमेशा सच के साथ खड़े हो, आप सच्ची सच्ची कंप्लेंट करो, लेकिन आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो आप ज़रूर लड़ो, तो आज मैं खुद कैसे नहीं लड़ सकती। सो देयर वॉज ओनली वन थॉट इन माई माइंड एंड दैट इज़ वाई आई फाइल्ड अ फॉर्मल कंप्लेंट। एंड जो उन लोगों ने मुझे डराया था और जो उन लोगों ने मुझे बोला था वो एक्चुअली सच निकला, क्योंकि जैसे ही मेरी कंप्लेंट हुई उसके बाद ऑल हेल हैज़ ब्रोकन लूज इन माई लाइफ। In what way? पूरी पार्टी को मेरे खिलाफ उतारा गया है। हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, हर दिन ये बोला जाता है कि मैं बीजेपी की एजेंट हूँ। मुझे एक बात बताइए, मैं 9 साल से तो पब्लिक लाइफ में हूँ, उससे पहले मैं 2006 से काम कर रही हूँ, लेकिन मैं बैकएंड पे काम करती थी। मैं 2015 से तो सबके सामने काम कर रही हूँ। मैंने कितने बड़े बड़े मुद्दे इस देश में बिना डरे उठाए हैं। हर पार्टी जहाँ पे मुझे गलत लगा मैंने उसके खिलाफ एक्शन लिया है। तो मैं आज बीजेपी की एजेंट बन गई। जिस दिन तक मैंने कंप्लेंट नहीं फाइल करी उस दिन तक मैं लेडी सिंघम थी। मैं इस देश की सबसे महिलाओं में सबसे मुखर आवाज़ थी। और जैसे ही मैंने एक ऐसे आदमी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करी जो पार्टी में बहुत ज़्यादा रसूख रखता है, जो सबका चहेता है, उस आदमी के खिलाफ जैसे ही मैंने कंप्लेंट फाइल करी तो मैं बीजेपी की एजेंट बन गई। ये बोला जा रहा है कि बीजेपी ने मेरे को डराया कि मेरे खिलाफ जो केस है उसमें वो पता नहीं क्या कर देंगे। ऐसा तो महिला मंत्री बोल रही हैं, आतिशी। और आप ये देखिए कि वो केस क्या है। वो 2016 में मेरे खिलाफ केस फाइल किया गया है, बिल्कुल फर्जी केस है, उस केस में कोई मेरिट नहीं है। उसके बाद 2017 में चार्जशीट भी हो गई है। मैं कभी उस केस में अरेस्ट भी नहीं हुई और मैं अरेस्ट हो भी नहीं सकती क्योंकि चार्जशीट फाइल हो चुकी है। उस केस के हो जाने के बाद 2 बार और मुझे टेन्योर दिल्ली महिला आयोग का दिया गया, सीएम साहब द्वारा भी और एलजी साहब द्वारा भी। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि वो बिल्कुल फर्जी केस है। 1.5 साल पहले हाई कोर्ट ने उस केस में स्टे लगाया है और वो स्टे में हाई कोर्ट ने ये बात मानी है कि जब कोई पैसे का लेन देन ही नहीं हुआ तो काहे का करप्शन। तो जिस केस में ऑलरेडी हाई कोर्ट स्टे दे चुका है उस केस की वजह से मैं डर जाऊंगी। मुझे लगता है पूरे देश को ये बात याद होगी कि जब पिछले साल मैं मणिपुर गई थी, वहाँ पे बिल्कुल वॉर जोन जैसे हालात थे। मैं जब वहाँ पहुँची गोलीबारी इधर उधर सब जगह चल रही थी। अकेली अपनी एक साथी दिल्ली महिला आयोग की मेंबर वंदना सिंह के साथ मैं वहाँ पहुँची थी। जब हम वहाँ पहुँचे AK-47 लेके लोग घूम रहे थे, गोलियाँ चल रही थी, बिना सिक्योरिटी के, बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के, बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के। वहाँ पर तब तक चीफ मिनिस्टर भी नहीं पहुँच पाए थे। हम लोग अकेले गए। तो जो लड़की मरने से नहीं डरती वो एक फर्जी केस से डर जाएगी। किस तरीके की बातें की जा रही है। मेरे 9 साल के कार्यकाल में कितनी बार डेथ थ्रेट्स मिले, कितनी बार रेप थ्रेट्स मिले। मेरे को सिक्योरिटी भी नहीं है मेरे पास, पर फिर भी मैं लड़ती रही, अकेले लड़ती रही और मैं डर जाऊंगी। Was Arvind Kejriwal with you in the sense that he supported you जब आप ऐसे लड़ती थी? Do you feel let down by not just your friends in the party, but a person with whom you have worked for almost 2 decades? Do you feel that let down by him? 2006 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म करी थी और मैं देश के लिए कुछ करना चाहती थी, मैं लोगों की सेवा करना चाहती थी। मैं अरविंद केजरीवाल जी से मिली और 2006 से उनके साथ काम कर रही हूँ। 7 साल तक मैं झुग्गियों में रही हूँ और मैं झुग्गी में ही रहती थी। मैंने अपना घर भी छोड़ दिया था और मैं जहाँ रहती थी वहाँ पे मैंने सूचना के अधिकार पे लड़ाई लड़ी, राशन की लड़ाई लड़ी, महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी। और जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट हुआ तो उस पूरे मूवमेंट में बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े। एक 23 मेंबर की कोर कमेटी बनाई गई और उस कोर कमेटी की यंगेस्ट मेंबर मैं थी।
पूरा बैक एंड मूवमेंट का मैं संभालती थी, कभी सामने भी नहीं आई, हमेशा पीछे से मैंने काम करा, इतना संघर्ष करा है। उसके बाद दिल्ली महिला आयोग में आई, पूरे देश ने देखा है कि कैसे कितनी बार अपनी पार्टी से भी मैंने बहुत तीखे सवाल पूछे और मैंने काम करा। मैं ये संघर्ष के साथ आज मैं जहाँ पे हूँ वो बनी, पर आज मैं बहुत आहत हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ। जिन लोगों के साथ मैंने इतने साल काम किया, उन्होंने जब मेरे को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया तो मेरा साथ नहीं दिया, मुझे अकेला कर दिया। आज मैं पूरी तरीके से अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, क्योंकि 20 साल से मैं जिस पार्टी में काम कर रही हूँ वही पार्टी में मेरे दोस्त भी हैं। मेरे एक एक दोस्त को कॉल करके धमकाया जा रहा है कि अगर उसके साथ दिख गए, अगर उसके साथ कोई उसके फेवर में ट्वीट तक कर दिया तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो पूरी तरीके से अकेला कर दिया, मुझे और मेरे परिवार को इतने रिस्क पे डाला। यहाँ तक हुआ कि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन मेरे जो रिलेटिव्स हैं जिनके साथ रह रही हूँ उनके पास गाड़ियाँ हैं, तो उनकी गाड़ी से मैं अलग अलग जगहों पे गई अभी 164 स्टेटमेंट कराने, तो उनकी गाड़ियों की डिटेल्स भी फ्लैश करे गए। हद कर दी। मेरे सारे दोस्तों को कॉल कर करके बोला जा रहा है इसकी कोई पर्सनल वीडियो दो, इसकी कोई पर्सनल फ़ोटो दो, डांस करते हुए वीडियो दो, कुछ भी दो, कुछ भी निकालो। यूएस गई थी तो यूएस में जहाँ पे आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स के साथ रुकी, उनको फोर्स कर करके प्रेशराइज करा जा रहा है कि कोई तो वीडियो निकाल के दो, कुछ तो दो। तो पूरी की पूरी मशीनरी को और एक पूरे के पूरे ट्रोल मैकेनिज़्म को मेरे ऊपर छोड़ दिया गया है। तो मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा आहत हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं आज इतनी लड़ाई लड़कर भी, क्योंकि मैं सत्ता के सामने नहीं झुकी, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ कि मुझे पावर और बाकी चीज़ों से चुप कराया जा सके, मैं सिर्फ अपने सच के लिए लड़ी, तो आज मेरी ये हालत कर दी गई है कि मैं बस अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। You were talking about going to America and you know how the Aam Aadmi Party is asking people in America, volunteers से कि पता करें। अब आम आदमी पार्टी के बहुत से वॉलंटियर्स जो हैं अमेरिका में हैं, वो दे हेल्प द पार्टी, दे हेल्प अरविंद केजरीवाल। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शायद इसमें विभव जी knows about foreign funding and he knows too much about the funding which has come in from different parts of the world, and that is what makes him so powerful and so imperative to have next to him. इसलिए शायद केजरीवाल जी विभव के अगेंस्ट कुछ नहीं करेंगे, चाहे जो मर्जी विभव ने किया हो। क्या ये हो सकता है? इसमें तो कोई शक नहीं है कि विभव उनका बहुत राजदार है और जो भी है सब विभव को पता होता है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए वो उनको बचा रहे हैं, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। जिस तरीके की मेरी विक्टिम शेमिंग और कैरेक्टर असैसिनेशन करा जा रहा है और जिस तरीके से मुझे बार बार इंटिमिडेट कराया जा रहा है, मेरे हिसाब से ये किसी को भी शोभा नहीं देता। मैं ये भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैंने देखा कि कैसे एक मेल मंत्री सौरभ भारद्वाज, उन्होंने एक ट्वीट को रीट्वीट करा। ट्वीट पार्टी के बहुत एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हैंडल्स से ट्वीट करवाया गया, जिसमें ये लिखा था कि देखिए, मेरी फ़ोटो दिखाई गई कि देखिए इसकी शर्ट में बटन नहीं है। तो जो मेल मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि हम तो यही कह रहे हैं, देखिए नहीं है। यही तो, इसी तरीके से तो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो केस ख़त्म हो जाएगा कि केस झूठा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक पुरुष मंत्री को क्या ये शोभा देता है? क्योंकि जब उन्होंने ये करा तो सब ने जूम करके देखा मेरे चेस्ट को कि यहाँ पे बटन है या नहीं। क्या ये शोभा देता है? मतलब मंत्री बैठकर अब औरतों के बटन हैं या नहीं इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और उनको भी बता दूं और सबको बता दूं कि जो मेरे कपड़े थे वो पुलिस के पास हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसमें बटन थे भी और वो बटन खुले भी थे। मैं ये समझ नहीं पा रही कि इस तरीके से क्यों विभव के सपोर्ट में पूरी की पूरी पार्टी है। ये वही पार्टी है जो मेरी पार्टी है, ये वही पार्टी है जो हमारे खून और पसीने से बनी हुई पार्टी है। हम 2012 में निर्भया के लिए सड़कों पे उतरे थे, मैंने खुद लाठी खाई है, बहुत बुरी तरीके से मेरे साथ लाठी चार्ज हुआ था। वो पार्टी आज विभव कुमार को बचाने के लिए
अरविंद केजरीवाल जी के साथ सड़क पे उतरती है, महिला नेता सड़क पे उतरते हैं। तो मेरे बहुत सारे सवाल हैं और मैं इस वक्त बहुत आहत हूँ, मैं बहुत अकेली हूँ और मुझे धमकाया गया था कि तुम्हें ख़त्म कर देंगे। पर मैं इतना बता दूँ कि मैं ख़त्म नहीं होंगी, मैं सच बोल रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि सच में बहुत शक्ति है और अंत तक लड़ूंगी। एक पॉलिटिशियन ने ये भी कहा है कि आप पे प्रेशर डल रहा है, एक चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि आप पे प्रेशर डल रहा है कि किसी तरह आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। ये कई बार होता है विक्टिम्स के साथ, जब वो बोल जाते हैं तो देर इज़ प्रेशर फ्रॉम आइदर फ्रॉम द पर्सन हु हैज़ डन द क्राइम और एल्स फैमिली मेम्बर्स, या कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो इसे, क्योंकि इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू फाइट दिस, यू नो इट टू। तो क्या आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार होंगे या आपको जस्टिस चाहिए? मैम, ये जो मेरी ट्रोलिंग कराई जा रही है, जो विक्टिम शेमिंग कराई जा रही है, जो रोज़ रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी जा रही हैं, वो मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए करी जा रही हैं। और वो इसलिए किया जा रहा है जिससे कि मैं दबाव में आऊँ और मैं अपना मैटर ख़त्म करूँ। यही चीज़ 3 दिन तक मुझे डराया गया था कि अगर तुमने बोला ये तो बहुत बड़ी मशीनरी है, तुम्हें झूठा साबित कर देंगे, सब कुछ होगा, गलत वीडियोज़ आएंगी, सब कुछ बोला गया था। लेकिन मैं तब भी नहीं डरी और मैं आगे भी नहीं डरूंगी। मैंने जो बोला है एक एक शब्द उस एफआईआर में बिल्कुल सच है। और मैं बोल रही हूँ, मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट करा दीजिए, मेरा नार्को टेस्ट करा दीजिए, मेरा जो टेस्ट कराना है करवा लीजिए, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। और मैं क्योंकि सच बोल रही हूँ, मैं किसी से नहीं डरूंगी। इन्हें ये लगता है कि ये हर इंसान सत्ता के सामने झुक जाएगा, किसी को भी कुछ भी करवा दो, मार दो, पीट दो, उसका कैरेक्टर असैसिनेट करवा दो, उसके परिवार को बुरी तरीके से टॉर्चर करो। क्योंकि इस सब में तो मेरा परिवार के बारे में सोचिए कि मेरे परिवार का क्या हाल हो रहा होगा। लेकिन हम लोग थोड़ी अलग मिट्टी से बने हैं और मैं इतनी सस्ती नहीं हूँ। मेरे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और मैं अंत तक लड़ूंगी। और मुझे पता है इस लड़ाई में मैं अकेली हूँ, मुझे पता है मेरा कोई साथ नहीं देगा, मुझे पता है कि ये लड़ाई मुझे अकेले ही लड़नी पड़ेगी। क्योंकि मैंने सारे सर्वाइवर्स को देखा है, उनको अकेले लड़ते हुए देखा है, उनको वो हर दिन हर पल वो दुख और एक डेस्परेशन, एक हेल्पलेसनेस मैंने उनके अंदर देखी है। बट इट्स ओके। इन्हें लगा था कि इस तरीके से मार पीट कर एक फ़ाइटर को ये विक्टिम बना देंगे। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मैं फ़ाइटर हूँ, फ़ाइटर थी और फ़ाइटर रहूँगी। अकेले लड़ूँगी, किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं अकेले लड़ूँगी, लेकिन मैं ज़रूर लड़ूँगी। आप सत्ता के बारे में बात कर रही थी। कुछ लीक्स आई हैं फ्रॉम सोर्सेज इन आम आदमी पार्टी कि शायद हो सकता है कि आपको कहा गया हो कि राज्यसभा की सीट आपको, यू हैव टू गिव इट अप, क्योंकि किसी एक खास वकील के लिए वो सीट चाहिए। वाज दैट एन इशू? देखिए, अगर मेरी राज्यसभा की सीट उनको वापस चाहिए थी, अगर वो प्यार से मांगते तो मैं जान दे देती। एमपी तो बहुत छोटी बात है। और मेरा अगर आप पूरा करियर देखेंगे तो मैंने कभी भी कोई भी पद की लालसा नहीं दिखाई अपनी ज़िंदगी में। 2006 में इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर मैं तब जुड़ी थी जब कोई जानता नहीं था किसी को। 3 लोग थे ले दे के, उनमें से मैं एक थी। तो मैं तब से काम करती आ रही हूँ, ज़मीन पे काम करती आ रही हूँ। 2006 से लेके 2012 तक मैंने सारे ऑपरेशंस रन करे हैं। आई वॉज एब्सोल्युटली द most important part of those 3 or 4 people. Did you not see any signs of this जब प्रशांत भूषण, शांति भूषण के साथ वायलेंस हुआ, जब और भी किस्से थे, when it was agitational politics sometimes becomes vicious, right? Did you not see the signs कि ऐसे हो रहा है? I'm not accusing you, but I'm just asking you कि कभी आपको डाउट लग रहा था कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा बुलिंग कर रहे हैं पार्टी में? Did you see signs of this? So I'll complete the other question जी, first. जी। तो मेरे को एमपी शिप की कोई लालसा नहीं है। ये मुझे प्यार से बोलते तो मैं हर हाल में रिज़ाइन कर देती, मुझे कोई समस्या नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई पद में मैं बंधी हूँ। मेरे को लगता है कि मैंने बहुत काम किया है और मैं काम बिना पद के भी कर सकती हूँ। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मुझे मारा और पीटा है,
अब चाहे दुनिया की कोई शक्ति लग जाए, मैं किसी भी हाल में रिज़ाइन नहीं करूँगी। मुझे पता चल रहा है, मुझे बताया जा रहा है कि इसी वजह से मुझे कैरेक्टर असैसिनेशन करा जा रहा है, विक्टिम शेमिंग करी जा रही है। मैं बिल्कुल रिज़ाइन नहीं करूँगी। आई एम द यंगेस्ट वुमन पार्लियामेंटेरियन इन द पार्लियामेंट राइट नाउ एंड आई विल वर्क वेरी हार्ड। मैं बहुत शिद्दत से मेहनत करूँगी और मैं एक आइडियल पार्लियामेंटेरियन कैसी होती है, मैं वो बन के दिखाऊँगी।